Good morning, guys. Today we are going to discuss some of the important current affairs based MCQs, multiple choice questions, or general knowledge. Let's begin without wasting any time. Uh, पहला सवाल है the first question is which Indian meteorological organization is said to celebrate its 150th anniversary on January 15th, 2025? भारत का कौन सा मौसम विज्ञान संगठन 15 जनवरी 2025 को अपने 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है? और आपके पास चार ऑप्शन हैं: इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और करेक्ट आंसर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, which is going to celebrate 150th anniversary on January 15, 2025. So भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करेक्ट आंसर है। Friends, the second question is who was recently honored with संगीता कलानिधि अवार्ड? हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर है टी.एम. कृष्णन, नॉट जाकिर हुसैन और टी.एम. लता मंगेशकर और रविशंकर। कलानिधि जो संगीत पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, यह टी.एम. कृष्ण जी को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है which scheme was recently restructured to provide insurance based on weather conditions for crops? किस योजना को हाल ही में फसलों के लिए मौसम आधारित बीमा प्रदान करने के लिए पुनर्गठित किया गया है? The correct answer is restructured weather based crop insurance. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is not a correct option. You have restructured weather based crop insurance scheme, right? So पुनर्गठित मौसम आधारित सफल बीमा योजना करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है which Indian classical musician passed away recently, prompting discussions on the parliamentary proceedings? और आपके पास चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं: रविशंकर, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्ला खान, देन भीमसेन जोशी। द करेक्ट आंसर इज बी, Zakir Hussain. And Zakir Hussain also, passed away recently. Similarly, another prominent personality in India's film industry is Shyam Benegal, also died. He was an Indian film director and screenwriter, and he passed away on 23rd December 2024. Next question is which class of submarine is among the three frontline platform to be introduced by the Indian Navy on January 15, 2025? जनवरी 25 को भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की जाने वाली तीन प्रमुख प्लेटफॉर्मों में से किस श्रेणी की पनडुब्बी हैं? करेक्ट आंसर इज स्कॉर्पियन क्लास, राइट? द करेक्ट आंसर इज बी, स्कॉर्पियन श्रेणी के सबमरीन्स हैं। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स
was excessive nitrate found in groundwater, according to recent, reports in the newspaper, or as per findings recent some of the studies. हाल ही में निष्कर्षों के अनुसार भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट कितने जिला में भारत के पाया गया था या पाया गया है? 440 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट पानी में पाया गया है, जो कि बहुत ही सीरियस इशू है हमारे लिए। जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या है भारत में। पेयजल पोल्यूटेड हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको ये दर्शा रहा है। What was the growth percentage of net GST collection in December 2024? 3.3% नेट ग्रोथ जीएसटी का हुआ है। Which Indian classical music academy awarded संगीत कलानिधि to T.M. कृष्णा? T.M. कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन कौन सी क्लासिकल म्यूजिक एकेडमी है जो कि टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, which Indian naval platform is among the 3 frontline platform to be introduced on 15 January? Right, we are talking about Navy, right? So 15 जनवरी 2025 को नौसेना द्वारा शामिल की जाने वाली 3 प्रमुख प्लेटफॉर्म में से कौन सा भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म है? INS Nilgiri is the correct answer, right? There are different classes of naval platforms, like say INS Vikrant, then INS Nilgiri, then INS Arihant, INS Chakra. The correct answer is INS Nilgiri. Next question is, by how much did school enrollment decline in 2023 and 24 academic year as per the report? रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष में स्कूल नामांकन में कितनी गिरावट हुई है? क्योंकि ये अखबार में आया था हाल ही में, तो उसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। करीब 37 लाख का डिक्लाइन हुआ है एनरोलमेंट का। Enrollment in school across India fell by 37 lakh in 2024 and 23 and 24। 2023-24 में करीब 37 लाख क्या है एनरोलमेंट डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि नामांकन में गिरावट हुई है। और ये कौन सी सर्वे से हम पता लगता है या पता लगा है? यह साधारणतः यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन प्लस, यानी कि UDISE प्लस के रिपोर्ट में यह पता लगा है। ये रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगला सवाल है, which country halted transit to Russian gas, which country halted the transition of Russian gas to Europe in 2 जनवरी 2025? 2 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने यूरोप को रूसी गैस के पारगमन पर रोक लगाया? यानी कि which country halted the transit of Russian gas to Europe as reported in January 2025? It is यूक्रेन, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में
युद्ध चल रहा है और यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि इट बिलीव्स दैट जो रसिया अपने का जो एक मेन सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो गैस का है। सो रसिया गैस क्या है, यूरोप में सप्लाई करती है और उसके बदले उसके पास काफ़ी इनकम आता है या रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके चलते जो वॉर को और ज़्यादा क्या है रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और रसिया इज़ कंटिन्यूइंग टू sort of war with Ukraine or occupying Ukrainian territories. So the correct answer is Ukraine. Ukraine is trying, halted the transition of Russian gas to Europe. The next question is, which country approved arrest of President Yoon? You might have heard in news also. Uh, uh, our material law, right? So Yoon साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसके चलते देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होती है। सो प्रश्न क्या है, किस देश ने मार्शल लॉ लॉन्च के लिए राष्ट्रपति यून की गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी? तो ये साउथ कोरिया है, यानी कि दक्षिण कोरिया है। अगला सवाल है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ से म्यांमार सिविल वॉर? आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ म्यांमार्स सिविल वॉर ऑन ग्लोबल क्राइम। म्यांमार के जो गृह युद्ध का वैश्विक अपराध पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? यानी कि म्यांमार में हाल ही में गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम है, और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वैश्विक अपराध में, ये एक सवाल है। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन ग्लोबल क्राइम रेट्स। Myanmar becomes the sort of a global, crime capital. Then increase in international cooperation against crime. Then no significant impact. The B is correct because म्यांमार जो वैश्विक अपराध की जो राजधानी बन सकती है या बन जाएगा, यह करेक्ट ऑप्शन है। So B is the right answer. Myanmar may become the global crime capital. म्यांमार वैश्विक अपराध की राजधानी बन जाएगा अगर ऐसे गृह युद्ध अगर चलता रहेगा तो। Which country is said to host the World Audiovisual Entertainment Summit, जो कि वेब्स के नाम से हम जानते हैं, राइट? सो कौन सा देश 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेज़बानी के लिए तैयार है? 2025 में ये जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, उसका मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। ये है इंडिया। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल entertainment summit. The next question is, what is the fiscal deficit percentage of the budget estimated in April and November 2024? It is 52.5%. Which Indian space mission is scheduled for a docking experiment on January 1st, 2025? ये है गगनयान है, जो कि क्या है, डॉकिंग प्रयोग के लिए ये परीक्षण अंतरिक्ष का मिशन
पहले जनवरी 2025 में रखी गई थी। तो ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अ, एक अंतरिक्ष में अ, जो परीक्षण के लिए एक स्टेशन की तैयारी कर रही है भारत, कि इंडिया विल हैव इट्स ओन डॉकिंग स्टेशन ऑल्सो। सो गगनयान इज क्या है, इज द करेक्ट आंसर. What is the next question? The next question is, which Indian state is hosting 2025, you know, Prayag Kumbh Mela? It's a very famous. It was in news. So I have prepared this sort of, it's very simple sort of MCQ. So it is Uttar Pradesh, right? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में क्या किया जा रहा है? ये प्रयाग कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है. अगला क्वेश्चन है, which Indian state has announced an increase in the number of coaches in key trains for 2025 प्रयाग कुंभ मेला? कौन सा भारतीय राज्य 2025 प्रयाग कुंभ मेला के लिए प्रमुख ट्रेनों में क्या है, कोचों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है? ये है उत्तर प्रदेश. राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. अगला क्वेश्चन है, which country approved the arrest of Yoon? And this we have already discussed. It is साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को, यानी कि उनको अरेस्ट करने के लिए कही गई क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी का घोषणा किया था और उस निर्णय के विरोध काफ़ी आंदोलन हुई. Which Indian organization is conducting space docking experiment mission? कौन सा भारतीय संगठन स्पेस डॉकिंग प्रयोग मिशन आयोजित करने वाला है या प्रारंभ हो गई है प्रोसेस जनवरी में? ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जा रहा है. जिस प्रकार इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन होता है उससे संबंधित है कि एक स्पेस स्टेशन होगा भारत का, इसी दिशा में ये डॉकिंग यानी कि एक स्पेस स्टेशन के दिशा में ये कदम उठाई जा रही है ताकि एक स्पेस में एक स्टेशन बनाया जाएगा और अंतरिक्ष रिसर्च में उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा. Which Indian state is hosting World Audiovisual Entertainment Summit first time in 2025? पहले बार कौन सा भारत के राज्य है? हमने कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि भारत के द्वारा 2025 में पहले बार किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल ये है कि कौन सा भारत के राज्य 2025 में ये जो वेब्स जो समिट है उसका आयोजन कर रहा है? ये करेक्ट आंसर है गोवा. गोवा राज्य के द्वारा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा पहले बार 2025 में. अगला सवाल है, which Indian state has highest number of school dropouts in 2023-24? भारत के किस राज्य में 2023-24 में स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या सबसे अधिक है? ये है करेक्ट आंसर बिहार. व्हिच प्राइमरी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग डोमिनेंस ऑफ से फोन पे एंड गूगल पे इन इंडियाज यूपीआई इकोसिस्टम? भारत के जो यूपीआई सिस्टम काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके चलते हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं. कैश के जो प्रयोग में काफ़ी गिरावट हो रही है. इसी कारण ये जो बहुत बड़ी एक तकनीकी सफलता है भारत के लिए. इट इज़ वन ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो सवाल ये है कि
भारत के यूपीआई जो परिस्थिति की तंत्र में फ़ोन पे हो या गूगल पे की जो प्रभुत्वता के बारे में मुख्य चिंता क्या हो सकती है या क्या है? So it will increase competition among the payment platform. ये नहीं हो सकता. There will not be competition because PhonePe and Google Pay are dominating. So this is not the correct answer. Systematic vulnerability and decreased innovation. ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है तो इनोवेशन नहीं हो सकता और ये सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी है, राइट। उनका डोमिनेशन बढ़ेगा इस यूपीआई के सेक्टर में। और एनहेंस सिक्योरिटी मेजर ऐसा भी नहीं है, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस ये भी नहीं है। सो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी एंड डिक्रीज्ड इनोवेशन उसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट शेयर in the hands of PhonePe and Google Pay poses risks such as systemic vulnerabilities and reduced competition, which can hinder what innovation in the digital payment sector. तो जो हमारे यूपीआई के सेक्टर हैं, डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकता है अगर फ़ोन पे और गूगल पे डोमिनेट करते हैं तो। Who was appointed as the governor of Reserve Bank of India on December 11, 2024? 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्ति दिया गया है? करेक्ट आंसर इज संजय मालहोत्रा, राइट। संजय मालहोत्रा was one of the IAS officers. He was secretaries in the government of India also. He was given appointment as the governor of the Reserve Bank of India. So Sanjay Malhotra was appointed as governor of Reserve Bank of India. He took over the leadership from Shaktikanta Das. He retired. अगला सवाल है, which Indian teenager became youngest world chess champion on December 12, 2024? 12 दिसंबर 2024 को कौन सा भारतीय किशोर हैं जो विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बना? आपके पास 4 ऑप्शन है। गुकेश दमाराजू है जो कि करेक्ट आंसर है। सो गुकेश दमाराजू एन इंडियन 18 years old फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से 18 साल के हैं और ये यंगेस्ट है पर्सन है जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन को जीत कर एक अचीवमेंट बनाए हैं अपने लिए और देश के लिए। सो इट इज अचीवमेंट इन इंडियन चेस हिस्ट्री। व्हिच कंट्री होस्टेड 2024 G20? G20 को कौन होस्ट किया था? G20 को 2024 में कौन किया था? इंडिया किया था। इंडिया किया था। करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो 2024 G20 summit was hosted by India, making a significant milestone in country's diplomatic engagement. So ये बहुत बड़ा भारत के लिए एक अचीवमेंट माना जाता है। 2024 G20 जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी है भारत ने की, जो देश की कूटनीतिक सहभागिता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है या माना जाता है। अगला प्रश्न है, हु ओन 2024 नोबेल पीस प्राइज? 2024 में नोबेल पीस या नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर है अब्दी अहमद अली। अब्दी अहमद अली
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया हैं। उन्हें 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज एफर्ट टू रिजॉल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विथ इरिट्रिया। सो वो प्रधानमंत्री हैं इथियोपिया के, और इरिट्रिया के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में उनका जो योगदान था, उसी कारण उनको ये पुरस्कार या ये सम्मान मिला, जिसको कह रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ 2024 में। अगला सवाल है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। 2024 के यूनाइटेड नेशन के जो यूएनसीसीसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसका प्राइमरी फोकस क्या था। 2024 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्य क्या है, फोकस क्या रहा या क्या था। 2024 का जो यूएन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस का जो प्राइमरी फोकस था, वो था स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन ग्लोबली। यानी कि 2024 का संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो मुख्य फोकस था, वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति पर विचार किया गया था। यानी कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के ऊपर बल दी गई थी। अगला सवाल है, व्हिच कंट्री ओन 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। ये भारत ने जीता था। इंडिया क्लींस 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग इंग्लैंड इन फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को जीता था। अगला सवाल है, हु वाज अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11 नवंबर 2024। So the right answer is Justice Sanjeev Khanna. Justice Sanjeev Khanna was appointed as Chief Justice of India on November 24, succeeding D.Y. Chandrachud. ठीक है, this is the correct answer. So C is the correct answer. So Justice D.Y. Chandrachud retired, and Justice Sanjeev Khanna actually succeeded him. The next question is, which Indian city hosted 2024 International Film Festival? किस भारतीय शहर ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की? ये था गोवा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेज़बानी गोवा राज्य के द्वारा किया गया था। 55th IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल है, वो 20 से 28 नवंबर 2024 में पनाजी यानी कि गोवा में हुई थी। और इसका जो थीम था वो था यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। सो a new section of award category also, best debut director Indian feature film was also introduced in this festival to encourage young blood in this film industry. अगला सवाल है, which Indian company became the first to reach market capitalization of 1 trillion in December 2024? भारत की किस कंपनी ने दिसंबर 2024 में 1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? यह है, it is neither Reliance Industries, not HDFC Bank or Infosys. It is, the correct answer is B, Tata Consultancy Services actually became the first 1 trillion
capitalization, market capitalization in December. This is the first company, right? So Tata Consultancy Services or TCS became the first Indian company to reach market capitalization of 1 trillion in December 2024. So Tata जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, TCS हैं, और 1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण का जो पहुंचने वाली क्या है, पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है 2024 में फीफा बीच सोसर वर्ल्ड कप कौन जीता? किस देश ने 2024 में फीफा बीच सोसर वर्ल्ड कप विश्व कप जीता है? ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील क्लिंच देयर 6th फीफा बीच सोसर वर्ल्ड कप, और ये इटली को डिफीट किया था और उसका फाइनल दुबई में हुई थी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल इन इंडिया? A, to hold simultaneous elections for Lok Sabha and the state assemblies. It is correct, yes. To conduct election only once every 10 years, ये तो है नहीं. To implement electronic voting machine across the nation, ये तो already implemented है. To abolish state legislative assemblies, ये भी गलत है. तो correct answer is to hold simultaneous, एक साथ election करवाना था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के. तो करेक्ट आंसर is this, that one nation one election proposal aims to synchronize the election schedules of Lok Sabha, House of People, and state legislative assemblies to reduce what frequency and cost of election. तो ये है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने की बात कही जा रही है, ताकि बार बार जो चुनाव किए जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धन व्यय होता है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन को रिड्यूस करने के ऊपर भी इसके ऊपर ध्यान दिए जा रहे हैं. Which committee was formed to examine the feasibility of one nation one election in India? भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नीति आयोग कमेटी, नो. लॉ कमीशन, नो. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, नो. कमिटी headed by former president Ramnath Kovind. This is the correct answer. So committee headed by the former president Ramnath Kovind ji, right? So in 2024 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाया था. So it constituted a committee led by former president of India Ramnath Kovind, and to explore the feasibility of implementing simultaneous elections across India, right? Next question is, what is National Security Act in India primarily used for? ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसका क्या है, प्रयोग कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है कि मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सवाल है. टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, नो. टू डिटेन इंडिविजुअल पोजिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज राइट. टू मैनेज नेचुरल डिजास्टर रेस्पॉन्सेस, नो. To oversee educational institution, no. So the correct answer is B, to detain individuals posing threat to national security, right? So उन व्यक्तियों को हिरासत में लेना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं. तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रयोग उन व्यक्तियों को हिरासत में लेना होता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं. सो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 allows for the preventive detention of individuals
who may pose threat to national security, public order or maintenance of essential services. ये एक्ट स्पेशली एनएसए एक्ट बनाया गया है क्योंकि हमारे संविधान में हमें अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जिसके तहत हमें कोई भी क्या है, प्रिवेंटिव डिटेन आई मीन अरेस्ट कर डिटेन नहीं कर सकते हैं। तो एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। तो ये जो एनएसए है एक स्पेशल लॉ है, एक विशिष्ट प्रकार के कानून है जिसमें ये प्रावधान की गई है कि फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन है, अंडर एनएसए एक्ट in India, for how long can an individual be detained without charges? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है हमारे पास के तहत किसी व्यक्ति को बिना आरोप के कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, ये सवाल है। तो भारत में अप टू 12 मंथ, अधिकतम 12 महीने तक क्या है, किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, उसमें डिटेन किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। तो अंडर एनएसए एक्ट एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन्ड विदाउट फॉर्मल चार्जेस for up to 12 months. However, the detention order is subject to periodic review by an advisory board. So this is about NSA. This is one of the very important acts of India for protecting India's security and sovereignty. So आज के 37 जो MCQs थे इतना ही थे। मुझे लगता है कि उससे आपको कुछ समझने में, करंट अफेयर्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एनीवे, सो आई स्टॉप हियर। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन हैं, जो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।